हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे अब अफगानिस्तान ने अपने सीमा में काबुल में हुए अटैक का ले लिया बदला। दोस्तों, अफगानिस्तान ने अपनी सीमा में पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक का दिया करारा जवाब। दोस्तों, ले ली 12 पाकिस्तानी सैनिकों की जान। इतना ही नहीं दोस्तों, अफगानी सेना ने बॉर्डर के कई चौकियों पर भी कर लिया कब्जा। जी हाँ, बताएंगे बड़ी चौंका देने वाली खबर, और कैसे पाकिस्तान से जवाब लेने के बाद नाचते नजर आए दोस्तों अफगानी तालिबानी। तो वहीं आपको बताएंगे किसने कहा कि तबाही रोकने को पाकिस्तान पर दबाव बनाए दुनिया। वहीं एक तरफ दोस्तों अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर किया बड़ा अटैक, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर ही बवाल मचा हुआ है। गृह युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है पाकिस्तान के अंदर। शहबाज शरीफ की कुर्सी खतरे में है दोस्तों। बताएंगे कैसे प्रेशर बनाया जा रहा है शहबाज शरीफ और मुनीन अपने आप को बचाने के लिए शहबाज का इस्तीफा दिलवा सकते हैं। बड़ी भयंकर स्थिति बन चुकी है पाकिस्तान के अंदर और बाहर। दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएंगे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने आखिर ऐसा क्यों डिमांड रख दिया कि भारत और पाकिस्तान को अटारी वाघा बॉर्डर खोल देना चाहिए। बताएंगे इसके पीछे का उनका मंसूबा। दोस्तों, साथ ही डोनाल्ड ट्रंप का चीन पर 100% टैरिफ भारत के लिए स्पष्ट चेतावनी। बताएंगे अमेरिका के सौदे कभी परमानेंट कैसे नहीं होते। तो वहीं दोस्तों भारत और ब्राजील खोजने वाले हैं अमेरिकी टैरिफ की काट। इन सेक्टर में व्यापार बढ़ाकर ट्रंप को दे सकते हैं तगड़ा झटका दोस्तों। तो वहीं बताएंगे चिराग पासवान को बीजेपी ने दिया तगड़ा झटका। चिराग ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा उनके साथ हो सकता है। इधर तेजस्वी और राहुल गांधी का गेम बिगाड़ेंगे ओवैसी। अब ले लिया बिहार में बहुत बड़ा फैसला। बताएंगे कैसे ओवैसी कहते नजर आए, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। इधर तेजू भैया भी नहीं छोड़ने वाले तेजस्वी यादव और लालू यादव को। आज एक से एक बेहतरीन खबर हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं दोस्तों। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने भारत का दिल से सपोर्ट करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां काबुल में हुए हवाई हमले के बाद अफगानिस्तान की सेना ने डूरंट लाइन यानी पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर स्थित पाकिस्तानी चौकियों पर हमला शुरू कर दिया। अफगान आर्मी ने दावा किया कि उसने पाकिस्तान के चौकियों पर कब्जा जमा लिया है। दोस्तों, हेलमंड, पख्तिया, खोस्त और नंगरहार इलाकों में पाकिस्तान और अफगानिस्तान सेना के बीच तीखी झड़पें होने की खबरें सामने आ रही है। इन क्षेत्रों में तनाव तेजी से बढ़ता जा रहा है और सीमा पर हालात गंभीर बने हुए हैं। गृह युद्ध और टीडीपी के आतंकियों के हमले झेल रहे पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा झटका अफगानिस्तान की सीमा पर लगा है। अफगानिस्तान की सेना ने पाकिस्तानी फ्रंटियर कॉपर्स की पोस्ट पर भारी हथियारों से फायरिंग शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक अफगानिस्तानी सेना ने भारी हथियार जैसे कि आर्टिलरी से पाकिस्तानी पोस्ट पर हमला भारतीय समय अनुसार करीब 9:30 बजे के आसपास शुरू कर दिया। दोस्तों, इस कार्रवाई में 12 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की सबसे बड़ी खबर है। दोस्तों, आखिरकार अफगानिस्तान ने इस अटैक का बदला ले ही लिया पाकिस्तान से। अफगानिस्तान की सत्ता में काबिज तालिबान सरकार के रक्षा मंत्रालय ने टोलो न्यूज को बताया कि इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान की सेनाओं ने कई पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा कर लिया है, जबकि कुनार और हेलमंद प्रांतों में अफगान सीमा पर एक एक पाकिस्तानी चौकी को नष्ट कर दिया गया है। आमने सामने की इस लड़ाई में पाकिस्तानी सेना को काफी नुकसान हुआ है। दोस्तों, उनकी मिलिट्री फैसिलिटी को नुकसान पहुंचाया गया है। अफगान सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों के हथियार भी छीन लिए हैं। लड़ाई स्पिना, शागा, गीवी, मणि, जाभा और अन्य क्षेत्रों में केंद्रित है, जहां हल्के और भारी हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। दोस्तों, बीते 48 घंटे से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संबंध तल्ख बने हुए हैं। जब पहले गुरुवार की रात पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान की संप्रभुता का हनन करते हुए काबुल और पख्तिका प्रांत पर एयर स्ट्राइक कर दी थी, जिसमें काबुल पर हवाई हमला एक गाड़ी और एक मकान पर कर दिया गया था। साथ ही पख्तिका के तो पूरे नागरिक बाजार और 35 रिहायशी मकानों को पाकिस्तान ने ध्वस्त करके मलबे में तब्दील कर दिया था। जिसके जवाब में कल ही अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब ने पाकिस्तान को चेतावनी दे दी थी कि अब पाकिस्तान को काबुल और पख्तिका में हुए हमले के अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। जिसके बाद दोस्तों अफगानिस्तान ने बड़ा रिटेलिएट कर दिया। यहां तक कि आमिर खान मुत्ताकी जो अभी भारत में मौजूद है, उन्होंने भी भारत से बड़ा संदेश, बड़ी चेतावनी पाकिस्तान को दे दी कि वैसे तो हम शांति का समझौता चाहते हैं, शांति से समझौता हो वो बेहतर है इंसानियत के तौर पर, लेकिन अगर तुम्हें झड़पे ही चाहिए तो अमेरिका से जाकर पूछो कि अमेरिका की स्थिति हमने कैसी कर दी थी। दोस्तों, इस छोटे से बयान ने ही पाकिस्तान को बहुत बड़ा संदेश दे दिया था, लेकिन फिर
भी एक ट्रेलर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को दिखाई दिया, 12 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। अब देखना ये होगा दोस्तों कि क्या फिर पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। हालांकि करना ही पड़ेगा उसको रिटेलिएट दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान ने जो अटैक किया था उसमें ज्यादा जान माल के नुकसान की बात सामने नहीं आई थी, बस बिल्डिंग्स ध्वस्त हुए थे। लेकिन अफगानिस्तान के रिटेलिएशन में 12 पाकिस्तानी सैनिक मरे हैं। तो उधर दोस्तों अफगानिस्तान में अमेरिकी दूत रहे खलील जाद ने बड़ी चेतावनी देते हुए कह दिया कि तबाही रोकने को पाकिस्तान पर दबाव बनाए दुनिया। जी हाँ, पाकिस्तान के गुरुवार रात को अफगानिस्तान में किए हवाई हमले की वरिष्ठ अमेरिकी राजनयिक जालमय मामोजी खलील जाद ने कड़ी आलोचना की। विदेश नीति विशेषज्ञ खलील जाद ने कहा कि यह पाकिस्तान की बौखलाहट है और उसका काबुल पर हमला नाकाम रहा। उन्होंने क्षेत्र में युद्ध फैलने का अंदेशा जताते हुए पाकिस्तान पर दबाव बनाने की जरूर आवश्यकता बता दी। खलील जाद का बयान इसलिए खास है क्योंकि वो 2018 से 2021 तक अफगानिस्तान में अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि रह चुके हैं। तालिबान की काबुल में वापसी के बाद वो अमेरिका लौट गए थे। जी हाँ, उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी अफगानिस्तान और बलूच विद्रोहियों के खिलाफ ISIS के आतंकियों का समर्थन करता है, तो वहीं दूसरी ओर अफगानिस्तान से TTP को समर्थन मिल रहा है। इस बीच ये हमले खतरनाक मोड़ पर हैं। दोनों पक्षों को समझना होगा कि सैन्य वृद्धि इसका समाधान नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि एक व्यापक संघर्ष को टालने के लिए प्रभावशाली देशों को मिलकर पाकिस्तानी सत्ता, प्रतिष्ठान और सेना पर दबाव बनाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो वहीं दोस्तों सबसे बड़ी खबर बता दें, एक तरफ जहां बॉर्डर पर अफगानिस्तान ने लिया पाकिस्तान से बदला, 12 सैनिकों को उतारा मौत के घाट, तो वहीं पाकिस्तान के अंदर छिड़ा गृह युद्ध जैसे हालात कभी भी शहबाज शरीफ दे सकते हैं इस्तीफा। बता दें पाकिस्तान में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के चलाए गए विरोध प्रदर्शनों ने कल शनिवार को नया मोड़ ले लिया। इसने हिंसा और आगजनी की घटनाओं को जन्म दे दिया। पाकिस्तान के प्रमुख शहरों में विरोध प्रदर्शनों के दौरान स्थिति तेजी से बिगड़ गई, जिसमें सरकार के खिलाफ गुस्से और आक्रोश का इजहार किया जा रहा है। इससे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर की कुर्सी भी डंवाडोल होने लगी है। पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया के मुताबिक इस विरोध प्रदर्शन में कई आंदोलनकारियों के साथ पुलिस कर्मियों की भी मौत हो गई है। दर्जनों लोग घायल हुए हैं। दोस्तों TRP के समर्थक और कार्यकर्ता इस निंदा कानून और धार्मिक संवेदनाओं के मुद्दों पर सरकार से बड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने लाहौर, इस्लामाबाद, कराची और अन्य बड़े शहरों में सड़कों को अवरुद्ध कर दिया है। साथ ही सुरक्षा बलों के साथ हिंसक झड़पों का सिलसिला जारी है। इन प्रदर्शनों में कई मौतें हुई और सैकड़ों लोग घायल हो गए हैं। दोस्तों इन विरोध प्रदर्शनों ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और स्थिति को खतरे में डाल दिया है। अब तक सुरक्षा बलों की कार्रवाई में भारी नुकसान हुआ है। पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर के खिलाफ भी लोगों को आज जमकर गुस्सा है। शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया है। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर सरकार जल्द से जल्द इस स्थिति को काबू नहीं कर पाई तो यह पाकिस्तान की राजनीतिक स्थिरता को गहरे संकट में डाल सकता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर दोनों की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है, लेकिन माना यह जा रहा है कि आसिम मुनीर अपनी कुर्सी बचाने के लिए शहबाज शरीफ से इस्तीफा दिलवा सकते हैं। दोस्तों सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक इस झड़प में 30 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 100 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हैं। जी हां, वहीं स्वास्थ्य विभाग ने इसे एक राष्ट्रीय संकट करार दिया है और अस्पतालों में आपातकालीन स्थिति घोषित कर दी गई है। दोस्तों यानी कि ट्रंप के गाजा प्लान का शहबाज ने किया सपोर्ट, तो पाकिस्तान में यह भारी बवाल मच उठा है और आनन फानन में पुलिस ने तहरीक लब्बैक के इन कार्यकर्ताओं को गोली से भून डाला, जिसके बाद रोष दिखाई दे रहा है। दोस्तों पाकिस्तानी जनता में इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लेकिन अगर आप भी मानते हैं कि अपना भारत इन मामलों में बहुत बढ़िया देश है, दोस्तों एक नंबर देश है, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं इसी से जुड़ी, जहां अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने कहा भारत और पाकिस्तान को अटारी वाघा बॉर्डर खोल देना चाहिए। बता दें ऐसा क्यों कहा। दरअसल भारत दौरे पर आए अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में चाबहार बंदरगाह मार्ग से व्यापार का समर्थन किया और भारत के साथ व्यापार के लिए भारत पाकिस्तान अटारी वाघा सीमा खोलने का आह्वान कर दिया। विदेश मंत्री जयशंकर जी के साथ बैठक के बाद अफगानिस्तान दूतावास में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुत्ताकी ने घोषणा की कि तालिबान
भारत में राजनयिक नियुक्त करेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत को जमीनी रास्ते से अफगानिस्तान को निर्यात करने की अनुमति नहीं देता और भारत सरकार अफगानिस्तान के साथ व्यापार और वाणिज्य के लिए ईरान के चाबहार बंदरगाह का इस्तेमाल करती रही है। हालांकि अमेरिका ने पिछले महीने 2018 की प्रतिबंधों से मिली छूट को भी रद्द कर दिया था, जिसके तहत भारत को बंदरगाह विकसित करने और पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच की अनुमति दी गई थी। मुत्तकी ने कहा कि व्यापार का उद्देश्य लोगों को लाभ पहुंचाना है और इसे राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। मुत्तकी ने अफगानिस्तान दूतावास में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान और भारत को अफगानिस्तान और भारत के बीच व्यापार को सुगम बनाने के लिए वाघा सीमा खोल देना चाहिए। इससे तीनों देशों को, तीनों लोगों को फायदा होगा। तो वहीं दोस्तों, अफगान विदेश मंत्री के भारत दौरे से पाकिस्तान को लगी बड़ी मिर्ची, खोल दिया झूठ का पिटारा। दरअसल तालिबान शासन की भारत के साथ बढ़ती कूटनीतिक नजदीकी से परेशान पाकिस्तान ने शुक्रवार को भारत पर आरोप लगा दिया कि वो अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों के संचालन के लिए कर रहा है। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस बोले तो ISPR के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने पेशावर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत पर एक आरोप लगा दिया, जहां उन्होंने पाकिस्तान की बिगड़ती सुरक्षा स्थिति, विशेष रूप से खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ते खतरे को उजागर कर दिया। उनका ये बयान उस दिन आया जब तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर जी से मुलाकात की। दोस्तों, पाकिस्तान का ये तकिया कलाम हमेशा से ही रहा है, जब उसका बस नहीं चलता तो वो जुबानी खेल खेलने की कोशिश करता है दोस्तों, और भारत पर झूठे आरोप लगाता है और झूठ का पिटारा तुरंत खोल देता है। वही कर रहा है पाकिस्तान। आपकी इस पर जो भी राय हो लिख कर जरूर बताएगा। नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा चीन पर लगाए गए 100% टैरिफ ने वैश्विक व्यापार जगत में हलचल मचा दी। दोस्तों, इस कदम के बाद विशेषज्ञों का मानना है कि भारत सहित अन्य देश यह संदेश समझ ले कि अमेरिका के साथ किए गए किसी भी व्यापारिक समझौते को हमेशा अस्थायी नहीं माना जा सकता, यानी परमानेंट नहीं माना जा सकता। ट्रंप प्रशासन ने घोषणा की है कि यह टैरिफ 1 नवंबर 2025 से लागू होगा। इसमें चीन से आयात होने वाले कई महत्वपूर्ण उत्पादों पर अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा। इसके अलावा अमेरिका ने क्रिटिकल सॉफ्टवेयर और तकनीकी उत्पादों पर एक्सपोर्ट कंट्रोल की भी योजना बनाई है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को इस स्थिति का लाभ उठाकर स्थिर और विविध व्यापारिक साझेदारी पर ध्यान देना चाहिए। इसके लिए नई नीतियों और रणनीतियों के माध्यम से अमेरिका पर निर्भरता कम करना आवश्यक है। वहीं अमेरिका की ओर से आयात पर टैरिफ में अप्रत्याशित बढ़ोतरी को देखते हुए भारत और ब्राजील ने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश बढ़ाने के तरीकों को तलाशने के लिए विस्तृत बातचीत की है। बीते मंगलवार को ही दोनों देशों के अधिकारियों ने इंडिया ब्राजील ट्रेड मॉनिटरिंग मैकेनिज्म यानी TMM के तहत अमेरिकी टैरिफ के बाद पैदा हुई परिस्थितियों पर चर्चा की। ये व्यवस्था दोनों देशों को एक ऐसा द्विपक्षीय प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाती है जहां ये आपस में व्यापार से जुड़े मुद्दे, आपसी सहयोग और व्यापार से जुड़ी चिंताओं का निपटारा कर सकते हैं। इस दौरान दोनों ही देशों की ओर से फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल और MSMEs बोले तो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों और वित्तीय सेक्टरों में सहयोग बढ़ाने पर भी बात की गई। ये सेक्टर अमेरिकी नीति की वजह से काफी प्रभावित हो रही है। दोस्तों, भारत और ब्राजील के आपसी संबंध जो है वो लगभग 8 दशक पुराने हैं। इसी साल जुलाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ब्राजील दौरे पर गए थे और वहां पर उनकी ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनजियो लुला दा सिल्वा के साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई थी और दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर भी जोर दिया। यानी कि दोस्तों, अपना भारत बहुत अच्छे से जानता है कि अमेरिका के साथ रिश्ते जो है वो स्थायी हो ही नहीं सकते, तो हमेशा से अमेरिका के लिए अल्टरनेटिव ढूंढ कर रखना ही पड़ेगा और अपना भारत लगातार इन नीतियों पर कार्य करता रहता है। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि अपना भारत वाकई में बड़ा ही महान है और भारत की कूटनीति के आगे दुनिया का कोई भी देश टिक नहीं सकता, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने शनिवार सुबह 6 बजे तक ताइवान के क्षेत्रीय पानी और हवाई क्षेत्र बोले तो अडीज के आसपास 7 चीनी सैन्य विमानों, 8 युद्धपोतों और एक सरकारी जहाज की गतिविधि दर्ज की। इन 7 में से 3 विमान ताइवान की उत्तर दक्षिण पश्चिमी अडीज में मध्य रेखा को पार कर गए। दोस्तों, MND के मुताबिक शुक्रवार को भी 8 PLA विमान और 9 प्लान जहाज तैनात के आसपास देखे गए थे, जिनमें से 4 विमान मध्य रेखा पार करके ताइवान के उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी और
और दक्षिण पूर्वी अड़ीज में प्रवेश कर गए थे। मंत्रालय ने कहा कि सभी गतिविधियों पर नजर रखी गई और प्रतिक्रिया दी गई। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें कोहरे की आड़ लेकर बच नहीं पाओगे। जी हाँ, बॉर्डर पर जैश लश्कर के आतंकियों की बड़ी हलचल, तो बीएसएफ ने दे दी साफ चेतावनी। दोस्तों, सीमा सुरक्षा बलों ने शुक्रवार को कह दिया कि वे पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ के किसी भी प्रयास को रोकने के लिए पूरे जम्मू सेक्टर के लिए शीतकालीन योजना के साथ पूरे तरीके से तैयार है। बीएसएफ ने आतंकियों को चेतावनी दी कि अगर वे आने वाले महीनों में कोहरे की स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं तो भारत चुप नहीं बैठेगा। आईजी शशांक आनंद ने कहा कि सर्दियों में कोहरा हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। हमारे जवान पूरे तरीके से सतर्क हैं, सर्दियों की रणनीति तैयार है और हम सीमा पार से आतंकवादियों के किसी भी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करने के लिए सीमाओं पर सतर्कता बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ आप लोग भी दोस्तों ऑल द बेस्ट इंडियन आर्मी जरूर कमेंट में कह दीजिएगा ताकि वो आपके ब्लेसिंग्स के साथ बॉर्डर पर दमखम दिखा सके। दोस्तों, नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों की अनुपस्थिति का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। राजनीतिक बयानबाजी के बीच अब एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने भी इस पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। दोस्तों, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया का कहना है कि वो अफगान दूतावास में अफगानी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की तरफ से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस से महिला पत्रकारों को बाहर रखे जाने की कड़ी निंदा करता है। ये कॉन्फ्रेंस मुत्ताकी की भारत यात्रा के दौरान राजनयिक और द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा के लिए आयोजित की गई थी। दोस्तों, एडिटर्स गिल्ड ने कहा है कि राजनयिक परिसर वियना कन्वेंशन के तहत सुरक्षा का दावा कर सकते हैं, लेकिन इससे भारतीय धरती पर प्रेस की पहुंच में स्पष्ट लैंगिक भेदभाव को उचित नहीं ठहराया जा सकता। हालांकि विदेश मंत्रालय ने इस कार्यक्रम का समन्वय किया हो या नहीं, लेकिन यह बेहद ही ज्यादा चिंताजनक विषय है क्योंकि इस तरह के भेदभावपूर्ण बहिष्कार को बिना किसी आपत्ति के जारी रहने नहीं दिया जाना चाहिए। इस कार्यक्रम में ऐसे भेदभावपूर्ण व्यवहार की ओर इशारा करने में एकजुटता का अभाव हमारे समुदाय में चिंताजनक आत्मसंतुष्टि का संकेत देता है। वहीं दोस्तों, बाद में अफगानी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने इस पर सफाई देते हुए कहा है कि हमने कभी नहीं बोला कि महिलाएं पत्रकार इसमें शामिल नहीं होंगी, हमने नहीं रोका महिला पत्रकारों को। अगर आमिर खान मुत्ताकी सच कह रहे हैं तो फिर उनकी तरफ से जो पत्रकारों की लिस्ट जारी की गई थी उसमें फीमेल पत्रकारों के नाम क्यों नहीं थे? ये बड़े सवाल खड़े होते हैं। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है बताना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां भारत के लिए दुबई का जेबेल अली बन सकता है ग्रेट निकोबार बंदरगाह, विदेशी इतिहासकार ने बताया। कैसे बदलेगी तस्वीर? दोस्तों, यूएई ने 1970 के दशक के अंत में दुबई में जेबेल अली पोर्ट का निर्माण किया था। उस समय इस प्रोजेक्ट को आलोचना का सामना करना पड़ा, लेकिन आज ये पोर्ट खाड़ी देशों की आर्थिक सफलता की आधारशिला है, यानी फाउंडेशन है। समुद्री इतिहासकार निक कॉलिंस ने जेबेल अली का जिक्र करते हुए भारत की निकोबार परियोजना का ध्यान दिलाया। निक का कहना है कि भले ही फिलहाल ये बहुत महत्वपूर्ण ना लगे, लेकिन ये साहसी कदम और एक संभावित समुद्री फोकस का हिस्सा है। निक कॉलिंस का कहना है कि भारत की 72,000 करोड़ रुपए की ग्रेट निकोबार परियोजना के पीछे की महत्वाकांक्षा साफ है, साथ ही इसमें जोखिम भी है। उनका मानना है कि ये हाल के दशकों में भारत के सबसे साहसिक बुनियादी ढांचा उपक्रमों में से एक है, जो भविष्य में पूरी तस्वीर बदलने में मददगार साबित हो सकती है। भारत सरकार ने साल 2021 में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इसमें ग्रेट निकोबार द्वीप के समग्र विकास का उद्देश्य एक दूरस्थ जैव विविधता से समृद्ध द्वीप को ट्रांसशिपमेंट और व्यापार केंद्रों में बदलना है। दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें, कतर के सेकंड हैंड जेट खरीदने पर भारत और तुर्की की तगड़ी नजर। कतर एयरफोर्स के इस्तेमाल किए हुए लड़ाकू विमानों की डिमांड और ज्यादा बढ़ गई है। भारत के मिराज में रुचि दिखाने के बाद तुर्की ने कतर के यूरो फाइटर खरीदने में दिलचस्पी जताई है। तुर्की और भारत एक ही देश यानी कतर के पुराने विमान को खरीदने की कोशिश ने सबका ध्यान खींचा है। दोनों देशों के रिश्ते हालिया समय में तनावपूर्ण रहे हैं। तुर्की ने पाकिस्तान को सैन्य मदद की है और वैश्विक मंचों पर भारत विरोधी रुख अपनाया है। दूसरी ओर भारत ने भी तुर्की के विरोधियों से संबंध बेहतर करते हुए उसकी परेशानी बढ़ा दी है। दोस्तों, यूरेशियन टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि मिडिल ईस्ट आई ने 7 अक्टूबर को सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि तुर्की कतर के साथ सेकंड हैंड यूरो फाइटर टाइफून जेट खरीदने के समझौते पर चर्चा कर रहा है। फिलहाल बातचीत चल रही है, जल्द ही डील फाइनल हो सकती है। हालांकि तुर्की और कतर की सरकारों ने आधिकारिक तौर पर इसे स्वीकार नहीं किया है। दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें, बांग्लादेश में सेना के 15 अधिकारियों को लिया गया हिरासत में, आतंकवादी आरोपों में गिरफ्तारी का आदेश। दोस्तों, बांग्लादेश से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 15 सेना के अधिकारियों को हिरासत में ले लिया गया है। मामले में बांग्लादेश की सेना ने शनिवार को कह दिया कि देश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के आदेश पर 15 सेवा में रह रहे अधिकारियों को हिरासत में लिया गया है। इन अधिकारियों पर पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के शासनकाल में कथित मानवता के खिलाफ अपराधों का आरोप है। तो वहीं आपको बता दें, टैरिफ वॉर के बीच अमेरिकी राजदूत
राजदूत पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से की मुलाकात, बताया मोदी को खास दोस्त मानते हैं ट्रंप। दोस्तों, अमेरिका से चल रहे टैरिफ वॉर के बीच बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना दोस्त मानते हैं। गौर ने प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात के बाद यह बात कही। गौर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के करीबी लोगों में शुमार किए जाते हैं, ऐसे में उनका यह बयान काफी मायने रखता है। गौर प्रबंधन और संसाधन उप सचिव माइकल जे रेगास के साथ वरिष्ठ भारतीय अधिकारियों से मिलने के लिए 6 दिवसीय यात्रा पर भारत में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी सर्जियो गौर से मुलाकात को लेकर एक्स पर लिखा कि उन्हें यकीन है कि अमेरिका के मनोनीत राजदूत का कार्यकाल भारत अमेरिका साझेदारी को और मजबूत करेगा। वहीं इससे पहले राजदूत सर्जियो गौर ने विदेश मंत्री जयशंकर जी से शनिवार को नई दिल्ली स्थित विदेश मंत्रालय में मुलाकात की। उस दौरान दोनों ने भारत अमेरिका संबंध और इसके बढ़ते वैश्विक महत्व पर बातचीत की। इस पर आपकी जो भी राय है दोस्तों बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी ने दिया बड़ा झटका। सूत्रों के मुताबिक ब्राह्मण बहुल इस सीट से बीजेपी विधायक को दे दिया टिकट। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए के अंदर सीट बंटवारे का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। सूत्रों के मुताबिक लोक जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास की पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी के लिए गोविंदगंज विधानसभा सीट की मांग कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने यह सीट छोड़ने से इनकार कर दिया। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि ये उसकी सीटिंग सीट है और इस बार भी सुनील मणि तिवारी को ही उम्मीदवार बनाया जाएगा। वहीं सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने आज इस पर अंतिम मुहर लगा दी। पार्टी ने अपने मौजूदा विधायक सुनील मणि तिवारी को गोविंदगंज से दोबारा टिकट देने का फैसला कर लिया है। 2020 के विधानसभा चुनाव में सुनील मणि तिवारी ने कांग्रेस उम्मीदवार ब्रजेश कुमार को 27,924 वोटों से हराया था। तिवारी को 65,544 वोट मिले थे, जबकि ब्रजेश कुमार को 37,620 ही वोट मिले थे। दोस्तों, बीजेपी के इस फैसले के बाद चिराग पासवान की पार्टी को बहुत बड़ा तगड़ा झटका लगा है। लोजपा रामविलास इस सीट पर पिछले कई महीनों से सक्रिय थी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी के भाई राजन तिवारी यहां से टिकट की तैयारी में थे और पिछले 1 साल से इलाके में काम कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें मौका नहीं दिया। इससे एनडीए के अंदर नाराजगी की खबरें सामने आ रही है। दोस्तों, इतना ही नहीं तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की बात करते हैं, जहां तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का गेम बिगाड़ेंगे ओवैसी। बिहार में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी पहले से 5 गुना ज्यादा बता दें। बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए और इंडिया गठबंधन से इतर एक तीसरे मोर्चे की पहल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM की ओर से की जा रही है, जिसकी कमान पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने खुद संभाली है। AIMIM ने शनिवार को कहा कि वो आगामी राज्य विधानसभा चुनावों में लगभग 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है, जो पिछले चुनावों में लड़ी गई सीटों से 5 गुना ज्यादा है। पार्टी के इस ऐलान के बाद तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन का गेम बिगड़ सकता है। इससे अल्पसंख्यक वोटों में बंटवारा होने की संभावना है। हैदराबाद के सांसद ओवैसी की पार्टी ने दावा किया है कि उसका लक्ष्य बिहार में एक तीसरा विकल्प तैयार करना है, जहां वर्षों से राजनीति भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए और कांग्रेस आरजेडी गठबंधन के इर्द गिर्द घूमती रही है। हालांकि दोस्तों, ओवैसी की ये पार्टी कुछ और नहीं करने वाली, लेकिन इंडिया गठबंधन का खेल जरूर बिगाड़ देगी दोस्तों, वोट कटुआ पार्टी बनकर। जी हाँ, वहीं अंतिम खबर की बात करते हैं, जहां पर आखिर कब आएगी 21वीं किस्त प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त। दोस्तों, ये काफी सवाल पूछे जा रहे थे, जहां पर अब हम आपको बताते हैं अलग अलग योजनाएं चलाकर सरकार उन लोगों को लाभ पहुंचाने का पूरा काम करती है जो असल में इन योजनाओं के लिए पात्र होते हैं। अगर आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो मौजूदा समय में देश में 1-2 नहीं बल्कि कई सारी योजनाएं चल रही है, जिनके जरिए जरूरतमंद और गरीब वर्ग तक लाभ पहुँचाने का काम किया जा रहा है। ऐसे में अगर आप किसान है तो आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ सकते हैं। भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना से करोड़ों पात्र किसान जुड़े हैं, और अगर आप भी इस योजना के लिए पात्र हैं तो इससे जुड़ सकते हैं। इस बार इस योजना की 21वीं किस्त जारी होनी है, जिसमें लाभार्थियों को 2-2 हजार रुपए मिलेंगे। तो आपको बता दें दोस्तों, इससे पहले 26 सितंबर 2025 को इस योजना से जुड़े 3 राज्यों के किसानों को 21वीं किस्त का लाभ सरकार द्वारा दिया जा चुका है। इसमें 27 लाख किसान शामिल थे जिन्हें यह लाभ दिया गया है। दरअसल 21वीं किस्त का लाभ जिन राज्यों को अभी मिला है उसमें सबसे पहले उत्तराखंड, फिर हिमाचल प्रदेश और उसके बाद पंजाब शामिल है। यहाँ के 27 लाख किसानों को इसलिए 21वीं किस्त का लाभ पहले दे दिएगा, क्योंकि इन तीनों राज्यों में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन आदि की वजह से किसानों को और उनकी फसलों को खूब नुकसान पहुंचा। इसीलिए इनकी आर्थिक मदद के लिए केंद्र सरकार ने यह किस्त पहले ही जारी कर दिया। तो जैसा कि उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में पहले ही किस्त जारी कर दी गई दोस्तों, तो अब आप कहेंगे कि और आतुर होंगे जानने के लिए कि आपके राज्य में भारत सरकार कब 21वीं किस्त के पैसे भेजेगी। तो मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बताया जा रहा है कि 21वीं किस्त दिवाली से पहले जारी हो सकती है, पर इसकी संभावना बेहद कम लग रही है, क्योंकि आज 12
अक्टूबर है और अब तक इसको लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिवाली से पहले दिवाली गिफ्ट के तौर पर यह किस्त जारी कर दे। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच ये थी कि सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथों वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। दोस्तों मिलता अगली बड़ी खबर में, यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।